मेरे सम्मानित प्रिय, पिछले 2 वीडियो में हमने सारे चीज़ों पर हमने बात किया था और वो चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा भी होगा। अब जो कुछ भी बचा हुआ है लास्ट ये वीडियो, हमने कहा था कि इसके लिए 2 या 3 जितना भी लगेगा हम आप तक पहुंचाएंगे और इन तीनों के समावेशन से आप तक पूरा एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। तो आज हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं। देखिए, ये जो कंसेप्ट है वो ना कंप्लीटली आपका एक सेक्शन होगा, दैट इज द, इसको हम लोग बोलेंगे इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, इसमें सवाल क्या पूछेगा, एकदम आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले तो आपको क्या है कि सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत रेवेन्यू के कंसेप्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। रेवेन्यू मतलब हमारे यहाँ जो हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्व, राजस्व से संबंधित बातों का पूरा आपके पास व्यवस्था होना चाहिए। जैसे अब राजस्व से संबंधित क्या क्या है कि सबसे बड़ा बात क्या ना कि अब हमारे यहाँ जो टैक्सेशन का जो मामला था, जिसको कर बोलते हैं, तो कर हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जब जिस पे लगता हो उसी को पे करना पड़ेगा तो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट मतलब है कि जिस पे लगता है उसके बदले में कोई पे कर दे वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये तो पता ही है। अब डायरेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट का अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, इनडायरेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, लेकिन उन सारे इनडायरेक्ट में से एक जंक्शन बन के हमारे सामने है, दैट इज द जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मतलब हम लोग इसको फोकस करेंगे रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक आपके पास जो महत्वपूर्ण सवाल है, दूसरे नंबर पर आपका चैप्टर खुलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पर हम लोग को थोड़ा काम करना है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक नीति, हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति पर हम लोग बात करेंगे भाई कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आप पढ़िएगा वैसे ही आपके पास टारगेट के रूप में आरबीआई आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको कमर्शियल बैंक के साथ एक बार कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जब ये दोनों को कोऑर्डिनेट कीजिएगा तो कुछ रेट को आपको क्लेरिफाई करना है। जैसे आपको पता होगा कि एक रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, नाम जानते होंगे, एक बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट, एक बोलते हैं हम लोग सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एक बोलते हैं एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक बोलते हैं कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और एक बोलते हैं हम लोग करार, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ये सारा एक ये क्या है ना कि ये सब इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जितने मॉनेटरी पॉलिसी है ये हर 2 महीने में चेंज करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मार्केट के हिसाब से। अब मार्केट के हिसाब से जब चेंज करती है तो पक्का मार्केट में कुछ ना कुछ सिचुएशन बनता होगा। तो जैसे मार्केट में सिचुएशन बनता है इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन को अगर आप देखते हैं तो इन्फ्लेशन में बहुत सारा कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। डिफ्लेटर को आपको समझना पड़ेगा, डिफ्लेटर किसको बोलते हैं, आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसको बोलते हैं, आपको समझना पड़ेगा डब्ल्यूपीआई किसको बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स किसको बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या अंतर है, ये दोनों चीज को समझना है। अगर आप इन्फ्लेशन सिचुएशन को देख रहे हैं, मार्केट के सिचुएशन को देख रहे हैं, तो पक्का आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन का जो रिवर्स होता है उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। इसी तरह एक और टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसी तरह से एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, बहुत सारा विमुद्रीकरण जिसको बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि तमाम सिचुएशन यानी मार्केट के तमाम सिचुएशन को आपको एक बार अप्रोच करना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि रेवेन्यू पर काम करेंगे, रेवेन्यू के अलावा मार्केट के सिचुएशन पर थोड़ा काम कर लीजिएगा। और क्या है कि आजकल क्या क्वेश्चन बन रहा है कि वो प्री का क्वेश्चन बन रहा था इकोनॉमिक्स प्योर का, लेकिन क्या है कि मेंस में आपको थोड़ा सा करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछने का जगह बन पा रहा है, तो उसको हम लोग अप्रोच कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो आपके पास एक चैप्टर बढ़िया से आपका कंफर्मेशन होना चाहिए कि भाई जीडीपी का कंसेप्ट क्या है, जीएनपी का कंसेप्ट क्या है, एनएनपी का कंसेप्ट क्या है। ये सारे कंसेप्ट को देखते हुए आपको पता करना पड़ेगा भाई कि पर कैपिटा इनकम के मामले में ये सारा डेटा आपके पास जो जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक डेटा है वो आप लोग के पास एकदम बेहतरीन होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक्स में इन तथ्यों पर अच्छा से ध्यान दें, देखो माइक्रो वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो माइक्रो में थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा। माइक्रो में क्या है ना कि उसमें डिमांड एंड इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आता है, मांग की लोच वाला क्वेश्चन आता है, जो डिमांड एंड इलास्टिसिटी में बहुत सारा उसमें थ्योरी भी है। जैसे आपने सुना होगा
कि उसमें कुछ कुछ लॉ है, जैसे एंजल का लॉ है, गिफन गुड्स का है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ थ्योरी भी तो आपके पास होना ही चाहिए, वो थ्योरी हो जाएगा तो आप समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब इकोनॉमिक में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो करंट डेटा जो हम लोग का अभी पॉपुलर है, जो कुछ भी हम लोग के पास करंट डेटा पॉपुलर है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के साथ उसको कोरिलेट करना शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप अगर जैसे ही रेवेन्यू को टारगेट करते हैं तो रेवेन्यू में आप चलिएगा नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर जैसे जाइएगा तो आपको 2-3 टर्म आएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व का घाटा किसको बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट, बजट का घाटा किसको बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा किसको बोलते हैं। और ये आपको फिस्कल जो डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको हमेशा जीडीपी के संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे ये सारे चीजों को डिफाइन कीजिएगा, वैसे ही आपको मार्केट का सिचुएशन, हमने अभी तुरंत कहा था, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डीमोनेटाइजेशन, ये सारे मार्केट के सिचुएशन को आपको देखना है। तो कंप्लीट जो बिहेवियर इकोनॉमी, उस पर आपका नजर एकदम पक्का होना चाहिए, और ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है। रही बात मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको हमने अभी तुरंत कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से हमारे मार्केट में चेंजेस देखने को मिलता है, यानी मौद्रिक नीति में बदलाव होगा तो मार्केट में चेंज होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक बात हम लोग लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, क्योंकि पढ़ाने लगेंगे तो पक्का है कि ये बहुत लंबा टाइम लगेगा, और ये हम इसको बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बता पाएंगे तभी जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वक्त होगा। और ये वक्त के लिए हमें हर हाल में अपने एप्लीकेशन मोड में जाकर के चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को खत्म करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि अभी थोड़ा सा हम लोग छोटा सा ग्लिम्स लेते हैं, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। आप सुने होंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है CRR का, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कहीं कहीं इसके लिए एक टर्म का यूज करता है NDTL। NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज। अब नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज क्या है, इसको समझिएगा। नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज किसको बोलते हैं? तो D फॉर डिमांड होता है और T फॉर टाइम होता है। तो कोई भी चीज हम लोग बैंक में जब जमा करते हैं, देखिएगा हम अपना पैसा जमा किए तो दो तरह से डिपॉजिट होता है हम लोग का। आप जब पेपर में भरते होंगे, अब तो खैर डिजिटल वर्ल्ड आ गया, अब तो हम लोग के यहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल सेक्शन में मनी आ गया, मनी से संबंधित अब तो और भी मनी का प्रारूप चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, बदलाव बहुत ज्यादा हो गया है। अब शैडो मनी का कंसेप्ट आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट आ रहा है। वैसे क्रिप्टो करेंसी पर भी बहुत बातें हुई है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, यानी एक को हम लोग बोलते हैं दैट इज द डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि हम किसी चीज को दो तरीके से जमा करते हैं, और डिमांड डिपॉजिट में हम लोग के पास एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट, और एक होता है सेविंग अकाउंट। इन दोनों मिलाकर के हम लोग कासा बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और ये दोनों में फर्क तो आपको पता ही होगा कि करंट अकाउंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से खुलती है, किसी इंडिविजुअल के नाम से खुलती है, तो इस करंट अकाउंट्स में आपके पास जो ना जो उसका इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपको नहीं मिलता, बल्कि आपको इसके बदले में जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस आप दे रही है बैंक आपको, उसके बदले में टैक्स आपको पे करना पड़ता है। वही सेविंग अकाउंट में क्या है कि आप अपने पैसे को जमा करते हैं तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब देखिए, डिमांड डिपॉजिट में कासा हो गया, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। उसी तरह एक डिपॉजिट है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट में हम लोग के पास एक आता है FD और RD। थोड़ा समझिएगा, फिक्स डिपॉजिट और रैकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये फिक्स डिपॉजिट और रैकरिंग डिपॉजिट किस डिपॉजिट में आ जाएगा? टाइम डिपॉजिट। तो बोलता है कि बैंक के पास जो कुछ भी इसका टाइम डिपॉजिट और जो डिमांड डिपॉजिट है, इसका कुछ परसेंटेज RBI अपने पास ले लेती है, और बदले में RBI कोई परसेंटेज नहीं देती है। ये दैट इज अ CRR। अब इससे फर्क क्या होगा कि सपोज दैट ये मार्केट है, ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट है और मार्केट में लिक्विडिटी तेज हो गया, तो RBI क्या करेगी कि RBI अपने CRR रेट को क्या करेगी? बढ़ा देगी। जब CRR रेट इंक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज RBI के पास जाएगा, तो मार्केट में जो लिक्विडिटी तेज हो गया वो स्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिचुएशनल पढ़ेंगे तो ज्यादा हम लोग का अप्रोच एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग इकोनॉमिक्स को रटने के ख्याल से पढ़ते हैं, तो रटने के ख्याल से पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स आपका अपना नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब देखिए,
क्या है कि नाबार्ड को हम लोग नॉर्मली नाबार्ड पढ़ लेते हैं, एक्सिम बैंक पढ़ लेते हैं, उसमें से हम लोग ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ते हैं। अब नाबार्ड का कंसेप्ट आपके पास आ रहा है तो आपके पास पूरा एकदम एप्रोप्रिएट उसका एक अप्रोच होना चाहिए। और रही बात पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो अब तो आप समझ ही लिए होंगे कि पंचवर्षीय योजना 1 और 2 या 4 या 6, 8 ये पढ़ने से इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब है कि हर एक पंचवर्षीय योजना, जो 5th ईयर प्लान हम लोग के यहाँ 1951 से स्टार्ट हुआ, जो बाद में हम लोग के यहाँ पंचवर्षीय योजना का कन्वर्जन हो चुका है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई पहले जो हम लोग क्या चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि अब पंचवर्षीय योजना रही नहीं, अब इसको हम लोग बोलते हैं ये विजन 15 टाइप का एक प्रोसेस हो गया है, 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान हो गया है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा बन गया है। यानी आप कह सकते हैं कि अब जो प्रोग्राम में से प्रोग्राम को डिफरेंट जोन में एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। जैसे देखिए इकोनॉमी क्षेत्र में हम लोग क्या काफी बदलाव हो गया है। बदलाव क्या था कि जब हमारे देश की आजादी हुई तो कोई प्लानिंग कर रहा था, कोई उसका रिकमेंडेशन कर रहा था और कोई उस पर कुछ अप्रोच कर रहा था। आज क्या है कि पूरा माजरा चेंज हो गया है। आज जो कल तक प्लानिंग कमीशन था उसका कन्वर्जन नीति में हो चुका है, अब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया है। तो नीति आयोग क्या है ना, कल तक जो प्लानिंग कमीशन था नीति आयोग हो गया। अब जहां तक एनडीसी का मामला और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मामला रहा, राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब उसका पूरा तरीका चेंज हो चुका है। तो बदले हुए चीजों को, बदले हुए आर्थिक बदलाव को, जो भी परिवर्तन है उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको बारीकी से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ रट लिए कि हाँ बताइए पहला कब से कब तक 51 से 56, दूसरा कब तक 56 से 61, पहला में दूसरा पर किस पर बल दिया गया। तो लौह इस्पात उद्योग, यानी कि हम कह सकते हैं जो बड़ा इंडस्ट्री था, बड़े उद्योग को ज्यादा बल दिया गया। ये सब क्वेश्चन अब बहुत नॉर्मल हो गया है, क्योंकि आपको अब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं ना, तो आपको एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वो दैट इज नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम आप पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम में जितना भी सिस्टम है, चाहे वो पीसी महालनोबिस का जो रिपोर्टिंग है उसको देखना होगा, बीकेआरबी राव समिति का जो रिपोर्टिंग है उसको समझना होगा, जो दादा भाई नौरोजी का कंसेप्ट अनब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया में दिया था उसको समझना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जो नेशनल इनकम को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि उस नेशनल इनकम के रिपोर्ट को, जो राष्ट्रीय आय का जो रिपोर्ट है, उसको अब आपको वर्ल्ड वाइड सेक्शन के साथ जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग के पास जो सर्वोच्च संस्था के तौर पर हम लोग देख सकते हैं 2 IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, और दूसरा एक वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक भी एसोसिएट होकर चल रहा है। वर्ल्ड बैंक सिंगल काम कहां कर पा रही है? वर्ल्ड बैंक अगर पैरेलल कोई काम कर रही है तो IBRD कर रही है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, मतलब अब एसोसिएट काम कर रही है। अब उसी में देखिएगा वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा एसोसिएशन आ गया, जैसे IDA बोलते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा IFC। इसी तरह से हम लोग के पास जो है ना मीगा है, जिसको मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट एजेंसी बोलते हैं, ये है हम लोग के पास। तो तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको WTO को समझना है कि WTO क्या है। देखिए इंटरनेशनल को अगर आप नेशनल से जोड़ना शुरू कर दिया ना, तो इकोनॉमिक्स का एक बेहतर अप्रोच हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप सभी से एकदम स्थिर से, एकदम स्टेबल तरीके से आपसे बात कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से एक बार आप पूरी तरह से अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इकोनॉमिक्स के GDP को अच्छे से समझिए कि GDP किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ द GDP कितना होता है, GNP किसको बोलते हैं, NNP किसको बोलते हैं, NDP किसको बोलते हैं, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसको बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स किसको बोलते हैं, बेस ईयर क्या होता है, करंट ईयर प्राइस किसको बोलते हैं। ये सारा चीज को बारीकी से अध्ययन कीजिए। क्या होगा कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके आपसे पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें लगा था कि चलिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का बात हम पूरा एक वीडियो में कर दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एक वीडियो में हमने कंफर्मेशन कर दिया। रेस्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स बच रहा था और मिसलेनियस। अब देखिए मिसलेनियस में क्या है ना कि आपका ध्यान कहां कहां होना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिसलेनियस जब भी आपके सामने अप्रोच आए तो आप जरूर एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा चीज अभी किस किस कारण से काफी चर्चा में है। अब चर्चा में क्या क्या है भाई, तो चर्चा अगर आप चर्चा को देखिएगा तो अभी हम लोग क्या वेटलैंड पर काफी काम चल, रामसर आप जान रहे होंगे, रामसर जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक स्थल था जिसके नाम से ये काफी पॉपुलरिटी हुआ और इसमें बहुत सारे स्थलों को शामिल किया गया है। तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे सवाल को कोऑर्डिनेट करना है, जैसे क्या ना कि भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ऐसे क्वेश्चन पे मिसलेनियस के सवाल पूछे जा सकते हैं।
रही बात कि पदक का सिस्टम है कि कौन सा पद किसके बाद, हायरार्की का जो एक मिसलेनियस का सवाल है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सब का जो अपना एक शेड्यूल है, उस पूरे शेड्यूल पर अप्रोच करके रखिएगा कौन किसके पैरेलल है। उसके बाद जो विंग है हम लोग के पास, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सारे विंग्स का एक पैरेलल रीजन आप देखिएगा। तो बात क्या है ना कि हम सारे चीजों को, ये सारा जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये वन टेक वीडियो, मेरे पास टाइम भी नहीं है कि हम उसको एडिट करवा पाए या फिर कुछ भी करवा पाए। हमारे मन में जो कुछ भी हम अब बस आपसे शेयर करना चाह रहे हैं ताकि आपका ट्रैक एकदम स्टार्ट हो जाए और ट्रैक को स्मूथली रन कराएंगे। सभी सब्जेक्ट का जब मर्म समझ जाइएगा, इंटरेस्ट लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका काम करने का तरकीब, आपका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात करने के लिए एक चीज जरूर अपने दिमाग में कर लीजिएगा कि सबसे पहले बेसिक चैप्टर को ठीक करना है। बेसिक में आपको क्या करना है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पीसी महालनोबिस का क्या कंसेप्ट था, बीकेआरबी राव सब कमेटी का क्या कंसेप्ट था, दादा भाई नौरोजी ने कैसा कंसेप्ट दिया था, अभी के संदर्भ में क्या है, आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक जो डिसाइड किया उसके संदर्भ में क्या है, या फिर उसको हम क्या करेंगे, उस नेशनल इनकम को पढ़ते हुए हल्का सा पॉवर्टी के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। तो पॉवर्टी के साथ करेंगे तो पक्का हम लोग के पास बहुत सारा कमेटी का इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे लकड़ा वाला कमेटी का क्या था उसमें बात, तेंदुलकर का रिपोर्ट क्या था, सी रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट क्या है, तो तमाम ऐसी चीजें, जो नया रिपोर्ट आया उस वो रिपोर्ट क्या कह रहा है, तो तमाम ऐसी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन करना पड़ेगा और पूरी तरह से अर्थशास्त्र को आपको बिहेवियर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप रट करके इकोनॉमिक्स के जोन को अपने पास नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है जो माइक्रो सेक्शन का है, उस माइक्रो सेक्शन में आप सोचिएगा ना कि डिमांड एंड इलास्टिसिटी पर हमारा अप्रोच एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा हमें दिखता है वो क्वेश्चन में, बस उसको कुछ करना नहीं है कि जितना हमारे पास सवाल आएगा ना, उस सवाल के थ्रू हम उस चैप्टर में जाएंगे और वहां पर एक कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे और बाद में ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब भी आप इकोनॉमिक्स को जगह देते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन हम किसी चीज को दरकिनार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब जीएस का कंसेप्ट आता है, जनरल स्टडी का बात आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं उस चैप्टर को एक अपीयरेंस मिल जाता है, उस अपीयरेंस को आप हटा नहीं सकते हैं। तो बस यही काम कीजिए। मेरे ख्याल से हमने जो कुछ भी कहा, बस इस वीडियो को एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा है तो चूंकि हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप कम से कम टाइम में आपका ज्यादा बात क्लियर हो जाए। अब हम आराम आराम से सब चीजों को बताएंगे कि देखो डायरेक्ट ये होता है, इनडायरेक्ट ये होता है, जीएसटी का मामला ये होता है, तो पक्का वो दैट इज अ क्लास। हम चाह रहे हैं कि आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप पीटी क्वालिफाई किए हैं तो पक्का इतना तो आपसे एक्सपेक्ट रखते हैं कि आप चीजों को समझ पा रहे हो और जिस स्पीड में हम आपको पढ़ा रहे हैं उस स्पीड में चीजों को आप ग्रेस्प कर पा रहे हैं। तो बस इसी तरह से अपने कामों को शुरू कीजिए। बाकी जो कुछ भी कोई दिक्कत होगा, चूंकि हमने शुरू से कहा कि जितना बात तुम लोग को वीडियो के माध्यम से तुम तक पहुंचा रहे हैं, बस आप लोग को बस कूल रहना है। वो सारे चीजों को हम रिटर्न करके उसका एक स्कैनिंग करा करके आप तक वो एक मटेरियल के तौर पर, ये मटेरियल इन द सेंस कि आपके पास एक इंडेक्स के रूप में चला जाएगा। पढ़ते जाइएगा, टिक लगाते जाइएगा, आपका काम होता जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी चैप्टर के साथ मिलते हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे और वो चैप्टर हम लोग का खुल जाएगा। और जैसे हम लोग का चैप्टर खुलेगा वैसे ही आपको, अब जैसे हम चैप्टर को ओपन करेंगे ना, वहां से हमें स्थिरता आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। अभी क्या था कि दैट इज अ टाइप्स ऑफ द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम चाह रहे थे कि पूरी तरह से आप चीजों को पहले एक बार समझ लीजिए, उस पर अपना एक इंटरेस्ट बढ़ा लीजिए, और इंटरेस्ट बढ़ गया तो हम लोग चैप्टर में कूल होकर पढ़ेंगे। और हमें नहीं लगता है कि जब हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आप में कोई आपको चीजों को समझने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि उसमें हम एकदम कूल होकर के हर एक चैप्टर की बारीकी से उसके सोल में एंट्री करेंगे। अगर मौका मिला तो उसको राइट डाउन कीजिएगा, नहीं मौका मिलेगा तो पक्का उसका स्कैनिंग करा के आपको पीडीएफ फाइल मुहैया करा देंगे। तो धीरे धीरे आप चीजों का पढ़ना शुरू कीजिए और सेल्फ स्टडी अपना स्टार्ट रखिए। स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है, सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो क्या होगा कि उसमें आपका कार्य करने का क्षमता बढ़ेगा, और डिस्कशन में आप अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे तो घर पे जाके पढ़ने का आपका जो काम वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ। और इस तरह से हमारे तरफ से फिर आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।